हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 के पार्ट 7 के बारे में। तो फ्रेंड्स, पार्ट 7 में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो होने वाला है हमारा पिलोट स्टडी। तो फ्रेंड्स, जो पिलोट स्टडी टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पिलोट स्टडी की डेफिनेशन के बारे में और समझते हैं कि जो पिलोट स्टडी है वो क्या होती है। ए पिलोट स्टडी इज ए स्मॉल स्केल ट्रायल और प्रिलिमिनरी स्टडी कंडक्टेड बिफोर द मेन रिसर्च टू टेस्ट द फीसिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द रिसर्च प्लान। तो फ्रेंड्स, जो पिलोट स्टडी होती है वो एक स्मॉल स्केल ट्रायल या प्रिलिमिनरी स्टडी होती है जो मेन रिसर्च शुरू करने से पहले कंडक्ट की जाती है एक रिसर्चर के द्वारा, ताकि जो भी रिसर्चर का रिसर्च प्लान है उसकी फीसिबिलिटी और इफेक्टिवनेस है उसको टेस्ट किया जा सके। यानी मान लो अगर कोई रिसर्चर है वो 100 पेशेंट्स पर स्टडी कर रहा है, तो पिलोट स्टडी के अंदर वो ओनली 10 ही पेशेंट पे स्टडी करेगा, जिससे उसे पता लगेगा कि मेरे रिसर्च के अंदर कोई कमी है या नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं पिलोट स्टडी की अनदर डेफिनेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ए पिलोट स्टडी इज ए स्टडी बिफोर द एक्चुअल स्टडी कंडक्टेड ऑन ए स्मॉल सैंपल। तो फ्रेंड्स, सिंपल वर्ड्स में कहें तो पिलोट स्टडी एक ट्रायल स्टडी होती है जो एक्चुअल रिसर्च से पहले छोटे सैंपल पर की जाती है। पिलोट स्टडी की डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी पिलोट स्टडी होती है उसके कौन कौन से पर्पज होते हैं उनके बारे में। यानी एक रिसर्चर है वो पिलोट स्टडी है वो क्यों करता है। तो सबसे पहला पर्पज आता है वो है टू टेस्ट फीसिबिलिटी। इट डिटरमाइंस वेदर द स्टडी कैन बी कंडक्टेड सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स, जो पिलोट स्टडी होती है वो ये डिटरमाइन करती है कि जो भी मेन रिसर्च हम कर रहे हैं वो सक्सेसफुली कंडक्ट होगा या नहीं होगा। यानी स्मॉल सैंपल के ट्रायल के बेस पर ही हम बता सकते हैं कि हमारी जो मेन स्टडी है वो इफ़ेक्टिव होगी या नहीं होगी। इसके बाद में सेकंड पर्पज आता है वो है हमारा टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। इट हेल्प टू डिटेक्ट डिफ़िकल्टीज इन रिसर्च डिज़ाइन एंड मैथडोलॉजी। तो फ्रेंड्स, जो पिलोट स्टडी होती है वो रिसर्च डिज़ाइन और मैथडोलॉजी में आने वाली जो भी डिफ़िकल्टीज होती है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। इसके बाद में हमारा थर्ड पर्पज आता है वो है टू टेस्ट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, चेक वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ टूल्स। तो फ्रेंड्स, जो पिलोट स्टडी हम करते हैं वो रिसर्च टूल्स की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए भी करते हैं कि रिसर्च के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स हम यूज कर रहे हैं क्या वो वैलिड है, क्या वो फंक्शनिंग है। इसके बाद में हमारा फोर्थ पर्पज आता है वो है टू एस्टिमेट टाइम एंड कॉस्ट। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द मेन स्टडी। तो फ्रेंड्स, पिलोट स्टडी करने से क्या होता है, जो मेन रिसर्च हम बाद में करेंगे उसमें कितना टाइम लगेगा और कितने रिसोर्सेज लगेंगे इसका अपने को अनुमान हो जाता है। इसके बाद में हमारा फिफ्थ पर्पज आता है वह टू इम्प्रूव रिसर्च प्लान। इट अलाउज नेसेसरी मॉडिफिकेशन बिफोर द फाइनल स्टडी। तो फ्रेंड्स, जो हमारी पिलोट स्टडी होती है उसके अंदर हम एक स्मॉल सैंपल है उस पर ही रिसर्च करते हैं, तो उससे हमें यह फ़ायदा हो जाता है कि आगे जो हम मेन रिसर्च करेंगे तो उसके अंदर अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो हम पहले ही कर लेंगे, ताकि जो हमारी मेन रिसर्च है वो इफ़ेक्टिव हो। पर्पजेज़ के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी पिलोट स्टडी है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है वो है असेस प्रैक्टिकली ऑफ रिसर्च। तो फ्रेंड्स, पिलोट स्टडी के थ्रू हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली स्मॉल सैंपल पर असेस कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है वह इवालुएट डाटा कलेक्शन मेथड्स। तो फ्रेंड्स, मेन रिसर्च से पहले पिलोट स्टडी के थ्रू हम जो डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं उनको भी इवालुएट कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है वो है टेस्ट सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। तो फ्रेंड्स, पिलोट स्टडी के थ्रू हम सैम्पलिंग जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में फोर्थ ऑब्जेक्टिव आता है वो है इम्प्रूव क्वेश्चनरी और इंस्ट्रूमेंट्स। तो फ्रेंड्स, पिलोट स्टडी के थ्रू जो भी क्वेश्चनरी और इंस्ट्रूमेंट होते हैं रिसर्च के उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर उनके अंदर कोई कमी है तो। इसके बाद में फिफ्थ ऑब्जेक्टिव आता है वो है रिड्यूस एरर्स इन द मेन स्टडी। तो फ्रेंड्स, पिलोट स्टडी का ये फ़ायदा है कि इससे हमें पता चल जाता है कि जो हम आगे बड़ी रिसर्च करेंगे उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी या नहीं होगी। अगर मान लो स्मॉल सैंपल पर ही हमें पता लग गया कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो जब हम बड़ी रिसर्च करेंगे उससे पहले हम उस चीज़ का सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि जो हमारी रिसर्च होगी मेन वो इफ़ेक्टिव हो।
ऑब्जेक्टिव्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं पिलोट स्टडी के कुछ एडवांटेजेस के बारे में, यानी हम पिलोट स्टडी करते हैं उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जिसमें फर्स्ट एडवांटेज आता है वह इम्प्रूव रिसर्च क्वालिटी। तो फ्रेंड्स, जो पिलोट स्टडी है उसके थ्रू जो रिसर्च क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। इसके बाद में सेकेंड एडवांटेज आता है वह आइडेंटिफाई वीकनेस अर्ली। तो फ्रेंड्स, मेन रिसर्च से पहले जब हम पिलोट स्टडी के अंदर स्मॉल सैंपल पर रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी वीकनेस आती है तो उसको हम अर्ली स्टेज पर ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके बाद में थर्ड एडवांटेज आता है वह इंक्रीज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो फ्रेंड्स, पिलोट स्टडी करने से जो भी रिसर्च के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज करते हैं उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को इंक्रीज कर पाते हैं, इम्प्रूव कर पाते हैं। इसके बाद में फोर्थ एडवांटेज आती है वह सेव टाइम्स एंड रिसोर्सेज इन द मेन स्टडी। तो फ्रेंड्स, जो पिलोट स्टडी होती है वो मेन रिसर्च में टाइम और रिसोर्सेज है, इन दोनों को हमारे लिए बचाती है। यानी अगर हमने एक बार पिलोट स्टडी कर ली है तो उसके बाद में जो मेन रिसर्च करेंगे उसमें हमें कम ही टाइम लगेगा। इसके बाद में फिफ्थ एडवांटेज आती है वह इन्हेंसेज कॉन्फिडेंस ऑफ रिसर्चर। यानी रिसर्चर ने जो पिलोट स्टडी की है अगर वो इफेक्टिव निकलती है तो मेन रिसर्च से पहले जो रिसर्चर होता है वो कॉन्फिडेंट फील करता है अपने आप को। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं पिलोट स्टडी के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, यानी पिलोट स्टडी को करने के क्या क्या नुकसान हैं। जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है वह रिक्वायर एडिशनल टाइम। तो फ्रेंड्स, पिलोट स्टडी के अंदर हम स्मॉल सैंपल पर रिसर्च करते हैं मेन रिसर्च से पहले, तो उसको परफॉर्म करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम है वो कंज्यूम करना पड़ता है या फिर ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद में सेकंड डिसएडवांटेज आता है वह इंक्रीज रिसर्च कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, जब हम स्मॉल सैंपल पर अलग से रिसर्च करते हैं तो रिसर्च की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद में थर्ड डिसएडवांटेज वो है स्मॉल सैंपल मे नॉट रिप्रेजेंट पॉपुलेशन। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो स्मॉल सैंपल पर हम स्टडी कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर पाए। इसके बाद में फोर्थ डिसएडवांटेज आता है वह रिजल्ट्स कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि पिलोट स्टडी के अंदर जो भी रिजल्ट्स हमें मिले हैं उनको हम पूरी पॉपुलेशन है उस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पिलोट स्टडी के डिसएडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं पिलोट स्टडी है उसके स्टेप्स के बारे में, यानी हम जो पिलोट स्टडी है उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे परफॉर्म करते हैं। जिसमें फर्स्ट स्टेप आती है वो है सेलेक्ट ए स्मॉल सैंपल। तो फ्रेंड्स, पिलोट स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम एक छोटा सैंपल है वो सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद में सेकेंड स्टेप है वो है कंडक्ट द स्टडी यूजिंग प्लान मेथड्स। तो फ्रेंड्स, छोटा सैंपल सेलेक्ट करने के बाद में हमने जो भी प्लान मेथड्स लिए हैं उनका यूज करके हम जो स्टडी है उसको कंडक्ट करते हैं। इसके बाद में थर्ड स्टेप आती है वो है कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा। तो फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको एनालिसिस किया जाता है। इसके बाद में फोर्थ स्टेप आती है वो है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, फोर्थ स्टेप के अंदर हम जो भी रिसर्च प्रोसेस करते हैं उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसके बाद में फिफ्थ स्टेप आती है वह मॉडिफाई द रिसर्च प्लान इफ़ नीडेड। तो फ्रेंड्स, स्टेप 5 में अगर हमें ज़रूरत होती है रिसर्च प्लान के अंदर कुछ भी चेंजेस करने की तो वो हम कर सकते हैं। इसके बाद में सिक्स्थ स्टेप और लास्ट स्टेप आती है वह प्रोसीड विद द मेन स्टडी। तो फ्रेंड्स, स्टेप 6 के अंदर हम जो भी रिसर्च होता है उसके अंदर मेन जो भी आइडेंटिफाई की हुई प्रॉब्लम्स थी उनको करेक्ट करते हैं और जो मेन स्टडी या मेन रिसर्च है उसको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी पिलोट स्टडी के स्टेप्स। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारी पिलोट स्टडी होती है उसके क्या क्या इम्पोर्टेंसेज होते हैं उनके बारे में। जिसमें फर्स्ट इम्पोर्टेंस आता है वो है एंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ रिसर्च। तो फ्रेंड्स, जो पिलोट स्टडी होती है वो रिसर्च को स्मूथ तरीके से कंडक्ट करने में एक रिसर्चर की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके बाद में सेकेंड इम्पोर्टेंस आता है वह इम्प्रूव्स एक्यूरेसी ऑफ डाटा कलेक्शन। तो फ्रेंड्स, जो पिलोट स्टडी होती है वो डाटा कलेक्शन की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करती है। इसके बाद में थर्ड इम्पोर्टेंस आता है वह रिड्यूसेज चांसेज ऑफ फेलियर इन द मेन स्टडी। तो फ्रेंड्स, जो पिलोट स्टडी होती है वो मेन रिसर्च में फेलियर के जो भी चांसेज होते हैं उनको रिड्यूस करती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है कम्प्लीटली पिलोट स्टडी के बारे में। आई होप आप सभी को आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 के पार्ट 8 के बारे में। तो पार्ट 8 का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डाटा कलेक्शन प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।